हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो था मेरा सॉल्यूशन चैप्टर से, तो ये क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इसको ध्यान से देखना है, समझना है। तो एक्चुअली क्या है ना, जो यूट्यूब में जो बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, थोड़ा इंथ्यूजियाज़म, थोड़ा ओवर इंथ्यूजियाज़म यू कैन से दैट, वो थोड़ा शोरगुल ज़्यादा हो जाता है। तो एक्चुअली पढ़ाई जो है मेरे हिसाब से, सबका अपना अपना सोचना है, सोच है। मेरे हिसाब से पढ़ाई जो है थोड़ा सीरियसली होना चाहिए और थोड़ा शांति से, पेसिफाई होके, ठीक है। हाँ, ये है कि ब्रेन से थोड़ा शार्प होना चाहिए, ब्रेन से फ्रेश दिमाग से पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का। जो लास्ट हमने छोड़ा था उससे थोड़ा सा फिर से रिवीजन, थोड़ा रिपीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में जो वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इज़ मोलरिटी, मोललिटी या मोल फ्रैक्शन। आज उसको थोड़ा फार्मूला वाइज हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने कहा था कि मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी, तो ये एक मेथड होता है टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना या एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ मोलरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यू कैन से दैट ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यू कैन राइट ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये था। अगर मिलीलीटर है तो इनटू 1000, जो लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था आपको। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ठीक है, मोलरिटी। अगर आप दूसरा देखते हो, मोलरिटी के बाद मोललिटी, ये स्मॉल m से डिनोट होता है, और ये होता है, यहाँ भी देखिए आपको, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मोल्स, जो भी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये जो मोललिटी है ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम होगा तो इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इज मोललिटी। एक और देख लीजिए, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, 3 4, दिस 3 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोल फ्रैक्शन, सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इट इज डिनोटेड बाय x, स्मॉल x। सो मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली, सपोज बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मान लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर लिखेंगे, दैट इज XA। तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये आता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, ये आता है। मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल है तो NB है, सॉलिड पार्टिकल्स, और अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ये NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। तो इस तरह से ये जो हमने दिखाया आपको, ये शॉर्ट में, ये ब्रीफली, वेरी इंफॉर्मेटिव, दिस फॉर्मूलाज आर। एक और लिख सकते हैं आप, जैसे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है, दैट इज कैपिटल N। ये ग्राम इक्विवेलेंट होता है, दिस वन इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट of solute divided by volume of solution in liter. So all these, ये 1 2 3 4, so these 4 are very important regarding the numericals and all, ये सब में important है। I think ये clear हो गया होगा।
अब इसमें आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट को फिर से निकालेंगे, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, तो ये भी निकलता है जैसे एलिमेंट का ग्राम इक्विवेलेंट, या एसिड, कोई भी एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, तो कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आप जानते हो जैसे नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स व्हाट, गिवन मास बाय मोलर मास, ये हम लोग इसको यहाँ निकाल सकते हैं, दैट इज W/m, इसको हम लोग डिनोट करते हैं W/m, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, अभी तो क्लियर हो गया। लेट सब कुछ न्यूमेरिकल्स का इसको प्रोसीड करेंगे। जैसा कि हमने बताया था नॉर्मेलिटी में क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये देखना है कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला में यूज हुआ था नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी मतलब क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट मास है कैसे हम लोग निकालेंगे, सपोज अलग अलग आता है, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास, इस शॉर्ट में हम लिख रहे हैं मास ऑफ एन एलिमेंट। मान लीजिए एलिमेंट का निकालना है, तो एलिमेंट का जब निकालेंगे तो उसका एटॉमिक मास लेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, उसका वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। सपोज एलिमेंट ले रहे हैं, सपोज सोडियम, अगर सोडियम का निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, तो सोडियम का कैसे निकलेगा, सोडियम का एटॉमिक मास 23, वैलेंसी इज 1, तो आंसर हो गया 23। क्लियर। तो इस तरह से ये ग्राम इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का निकलता है। अगर मान लीजिए निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन, आयन का निकालना है, तो क्या होगा, अगेन उस आयन का जो मास होगा, फॉर्मूला मास, दैट इज फॉर्मूला मास ऑफ एन आयन डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, ये जनरली हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो ये आ गया आयन का। क्लियर। जैसे Na+ है तो उस फॉर्मूला मास का जो भी आयन होगा उसको डिवाइड करेंगे हम चार्ज से, कैटायन से या पॉजिटिव चार्ज से। नेक्स्ट नंबर 3, अगर मान लीजिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है मास ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड का निकालना है, तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड या मोलर मास ऑफ उस एसिड का मोलर मास एंड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। ठीक है। सपोज एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए HCl का निकालना है, तो मोलर मास ऑफ HCl कितना होगा, 1 + 36.5, ये होता है हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35 नॉट 36, 35.5 एंड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इसका बेसिसिटी कितना है, रिप्लेसेबल H+ कितना है, 1, ये 1 होगा। अगर H2SO4 होगा, बेसिसिटी कितना होगा, 2, आप 10 क्लास में पढ़े हो। तो ये क्या हो गया, 36.5 बाई 1, आंसर इज 36.5। तो इस तरह से ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास एसिड का निकला। इसी तरह से अगर बेस का निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, अगर बेस का निकालना है तो क्या होगा, अगेन सेम है, दैट इज मोलर मास ऑफ बेस, मोलर मास ऑफ बेस, उस बेस का मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ ए बेस, एसिडिटी ऑफ ए बेस या नंबर ऑफ OH-। सो OH- का नंबर ऑफ OH- और एसिडिटी ऑफ ए बेस। जैसे NaOH का निकालना है मान लीजिए,
तो मोलर मास ऑफ NaOH दैट इज 23 प्लस 16 प्लस 1 एंड बाय OH कितना है 1, तो OH कितना है 1, तो इस तरह से कितना हो गया 40/1। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम जो है ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। सॉल्ट का अगर निकालना है कोई भी सॉल्ट का, तो सॉल्ट का भी ऐसे ही निकलेगा, उसका मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय जो कैटायंस है, नंबर ऑफ कैटायंस। इस तरह से हम सॉल्ट का भी निकाल सकते हैं। तो वॉट एवर वी हैव सीन, क्या क्या आप लोग देखे, तो किसी भी एलिमेंट का मोलर मास निकल सकती, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऐसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, या ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो किसी का भी हम ग्राम इक्विवेलेंट मास ये निकाल सकते थे। वेरी वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमारा यूज इसमें नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने में लगता है। कभी कभी क्वेश्चन एक सिंपल ये भी दे देता है, स्पेशली 11 में, नॉट 12, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है। इवन 12 में भी पूछ देता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक एंड इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये बेसिक। सो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में हम आज जो है इस वीडियो में हम ये कोशिश करें कि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता के कुछ कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली, अब ये जो क्वेश्चन दिए हैं मोल फ्रैक्शन से, तो मोल फ्रैक्शन जो कि हम लोग डिस्कस किए थे इसमें एक और क्लियर हो जाएगा। तो इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला है इथिलीन ग्लाइकॉल। सॉल्यूशन में 20% मान लीजिए इथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है, बाय मास। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में 20% हमारा क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। तो 20% इथिलीन ग्लाइकॉल को हम मान के चलेंगे आउट ऑफ 100%। तो 20% इथिलीन ग्लाइकॉल मीन्स 20 ग्राम, इसको 20 ग्राम मानेंगे। और वाटर जो होगा, रेस्ट और वाटर 80 ग्राम, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन का, तो मान लीजिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं किसका, इथिलीन का, C2H6O2। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और ये वाटर का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो n का वैल्यू जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है C2H6O2 तो क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 20 ग्राम। तो 20 बाय मोलर मास अगर निकालते हैं, इसका मोलर मास C2H6O2 दैट इज 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2। तो ओवरऑल होगा 62 ग्राम, आई थिंक, ग्राम पर मोल ये आएगा, 62 ग्राम पर मोल ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये मोलर मास आ गया। तो गिवन मास बाय मोलर मास, ये वैल्यू को हम यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये नियर अबाउट आएगा 0.322 मोल्स, ये आएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे। गिवन मास कितना है, 80 ग्राम बाय मोलर मास 18, ठीक है। ये करीब करीब 4.44 ऐसे करके आएगा मोल्स, ये शायद देख लेते हैं एक बार चेक करके। 4 जा 3, हाँ 72, ठीक है।
तो ये इस तरह से ये आया 4.44 मोल्स। अब इस दोनों को यहाँ वैल्यू पुट अप करो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन हियर C2H2O6 C2H6O2, तो यहाँ आ गया 0.322 डिवाइडेड बाई अगेन 0.322 प्लस 4.444, इस तरह से सॉल्व होगा। तो ओवरऑल अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.322 बाई इसको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा 4.766। तो इस तरह से ये हमारा आ रहा है और आंसर आएगा नियर अबाउट 0.0678 इसके आसपास ये आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आंसर आपका निकल गया, ठीक है, 0.678 के आसपास ये आएगा, ये आंसर हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया नाउ। तो इस तरह से आप क्या निकालते हो, मोल फ्रैक्शन हमने निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, इथिलीन ग्लाइकोल का, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से आपको निकालना है, इस फॉर्मूला में पुट अप करके इसका वैल्यू निकाल के देन यू पुट इट अप, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक नाउ इट्स ए क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड अनदर। अब देखते हैं क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी, यहाँ मोलरिटी हम निकाल रहे हैं ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है 450। तो ये हमको मोलरिटी निकालना है। तो सिंस हम लोग मोलरिटी जानते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मान लीजिए हमको निकालना है मोलरिटी NaOH का, तो हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये NaOH का होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स के जगह में हम लिखेंगे गिवन मास बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह में ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ गिवन मास कितना है NaOH का, देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। गिवन मास कितना है 5 ग्राम एंड मोलर मास कितना हो जाता है 40। NaOH का हम लोग लास्ट अभी निकाले थे 40, 5/40 डिवाइडेड बाय 450 ml है, मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर होगा तो इनटू क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, इस सॉरी डिवाइड बाय 1000 या इनटू 1000 करेंगे तो इसको अगर डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा 0.45, ठीक है। तो आपका आ गया क्या 5/40 डिवाइडेड बाय 0.450 लीटर, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ यू सॉल्व इट, अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसे क्लियर नाउ, ये लीटर में आ गया। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट, ये आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल जो है आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, इजी है, इट्स ए बेसिक, वेरी आसान है एकदम, वेरी बेसिक आपका न्यूमेरिकल्स है। लेट्स प्रोसीड, आगे करते हैं। सो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है आपका, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हुआ, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास
ऑफ H2SO4 अगर निकालेंगे, इसका मतलब हो गया गिवन मास ऑफ H2SO4, गिवन मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हो गया, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप किया है। और पुटअप करेंगे तो पहले गिवन मास निकाल है दिया हुआ है, यहाँ देखिए गिवन मास होगा, ये गिवन मास हो गया। अब इक्विवेलेंट मास, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, ये इक्विवेलेंट मास निकालना होगा और इसको पुटअप करके फिर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है वहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखा रहे हैं। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 कैसे निकलेगा? मोलर मास ऑफ H2SO4, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? 98 ग्राम। H2SO4 का दिखाते हैं 2 × 1 + 32 + 4 × 16 H2SO4, 2 + 32 + 64, ठीक है 98। तो ये 98 ग्राम आया। तो ये हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं 98 डिवाइडेड बाय 2। 2 मतलब बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ गया 49 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ हम पुट अप कर देंगे। तो गिवन मास हमारा कितना आया? तब देखिए गिवन मास कितना है, दैट इज 0.49 डिवाइडेड बाय 49 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें डिवाइड बाय 1000 तो हो जाएगा 0.1, दैट इज 0.49 डिवाइडेड बाय 49 एंड डिवाइडेड बाय 0.1 लीटर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, जैसे दैट इज इसका मतलब हो गया 0.49 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 1/0.1। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपको निकल जाएगा आई थिंक। ठीक है, ये करीब करीब इसका आंसर आ जाएगा नॉर्मलिटी में, दैट इज 0.1 नॉर्मलिटी आएगा। ठीक है, तो आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ, ये समझ में आ गया नॉर्मलिटी निकालने का, कैसे आप नॉर्मलिटी यू कैन फाइंड इजीली, सो बाय पुटिंग दिस लाइक दिस। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। सो लेट्स नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है सॉल्युबिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में आगे प्रोसीड करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या है ये जानिए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? ये एक डिसोल्यूशन है, घुलने की क्षमता। तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द डिसोल्यूशन ऑफ मैक्सिमम डिसोल्यूशन, यू कैन से दैट द मैक्सिमम डिसोल्यूशन of a solute particles, the maximum dissolution of solute particles in a given solvent, in a given solvent at constant temperature or at particular temperature, at particular टेम्परेचर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे मैक्सिमम सॉल्यूट पार्टिकल कितना डिसॉल्व हो रहा है। मान लीजिए सपोज एक ग्लास पानी में हम रूम टेम्परेचर में शुगर्स को डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में शुगर डिसॉल्व करेगा मैक्सिमम, दैट इज सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो जो मैक्सिमम डिसोल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। क्लियर ना? अब सॉल्युबिलिटी में देखते हैं हम लोग टाइप्स।
तो सॉल्युबिलिटी 3 टाइप्स का होता है, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा होता है लिक्विड इन लिक्विड, एंड थर्ड वन गैस इन लिक्विड। ये हमारा सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सॉल्युबिलिटी है दैट इज सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, दैट इज ये सॉल्युबिलिटी 3 टाइप्स। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। तो आते हैं आगे, दैट इज इस 2 को हम रब कर दे रहे हैं, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। फर्स्ट वन, इट मीन दैट डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। सो दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो ये जो डिज़ोल्व होगा कोई भी सॉलिड सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। ये डिज़ोल्व होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि NaCl डिज़ोल्व इन वाटर, ये मान लीजिए डिज़ोल्व होता है। तो क्यों डिज़ोल्व हुआ? इसके नेचर पे, NaCl और वाटर मीन्स ये भी पोलर है या आयनिक कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड और आयनिक, ये आयनिक है। ये भी हमारा पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। तो सिमिलर नेचर होने के कारण ये डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लाइक, इसका मतलब हुआ लाइक, डिज़ोल्व्स लाइक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। मीन्स पोलर, इफ द सॉल्यूट्स आर पोलर एंड सॉल्वेंट्स आर ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट, देन इट डिज़ोल्व। अगर आप चाहोगे कि NaCl डू नॉट डिज़ोल्व, ये डिज़ोल्व नहीं होगा इन एन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। लाइक बेंजीन, तो बेंजीन में हम चाहेंगे, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें चाहेंगे इसको डिज़ोल्व करने, तो ये बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं होगा, बिकॉज NaCl इज ए पोलर कंपाउंड एंड दिस वन इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, दे डू नॉट डिज़ोल्व। क्लियर? तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिपेंड करेगा। इट मीन्स दैट अगर यहाँ पे नॉन पोलर है तो नॉन पोलर डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक दिस। क्लियर? तो सिमिलर होना चाहिए, लाइक डिज़ोल्व इन डिज़ोल्व्स लाइक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, सम एक्सेप्शन इज, जैसे मान लो शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, शुगर एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन में है कि मान लीजिए शुगर और ग्लूकोज डिज़ोल्व इन वाटर, डिज़ोल्व इन वाटर, ऑल्दो शुगर एंड ग्लूकोज, तो एक्सेप्शन शुगर और ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, एंड ऑल्दो इट डिज़ोल्व इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करता है। वाई? तो ये रीज़न होगा बिकॉज ये हमारा क्या है, ये मैच नहीं कर रहा, इसका रूल का जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि शुगर एंड ग्लूकोज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये वाटर जो है पोलर कंपाउंड है, ये नॉन पोलर है। तो ड्यू टू यहाँ पे जो डिज़ोल्व हो रहा है ये दूसरे कारण से एक्सेप्शन है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है बिटवीन द वाटर एंड शुगर मॉलिक्यूल्स, इसके कारण से ये डिज़ोल्व होता है। तो यहाँ एक्सेप्शन है, तो कुछ एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं पे डिज़ोल्व करता है, तो क्यों करता है, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। तो ओवरऑल आप ये समझ गए सॉलिड इन लिक्विड, ये डिपेंड किया आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों पे डिपेंड करता है, लाइक दिस, जिसको हमने अभी डिस्कस किए। आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ। तो ये था बेसिक इसका।
नाउ नेक्स्ट वन नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में है दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। सो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड डिसोल्यूशन, ठीक है, लिक्विड एज ए सॉल्यूट एंड लिक्विड एज ए सॉल्वेंट। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर, सेम नेचर है कि अगर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। तो लिक्विड इन लिक्विड, जैसे सम लिक्विड्स आर इजीली डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड सॉल्वेंट, तो ये आपका है। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है उसमें डिसॉल्व करेगा। तो बोथ लिक्विड्स आर अगर सिमिलर नेचर देन इट इजीली डिसॉल्व। बट इन सम केसेस, जैसे हम आपको बताएंगे, सपोज अल्कोहल dissolve in water, why? This one is organic compound and this one is polar, this polar, तो ये एक्चुअली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी फॉर्म करता है और ये स्लाइटली पोलर भी होता है एंड इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। दैट्स वाई अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन। बट ऑयल एंड वाटर इट्स नॉट मिक्सेबल, ये मिक्स नहीं होता बिकॉज ऑयल जो है उसका डेंसिटी कम होता है, ये क्या होगा, फ्लोट करता है। तो ऑयल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, दोनों लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन दिस केस अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कहीं कहीं पे ये होता है कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। तो कहाँ पे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, जहाँ पे जो सॉल्यूशन इंडो एंड एक्सोथर्मिक पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो वहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा इफ टेम्परेचर इंक्रीज। सो डिसोल्यूशन और solubility, you can say that solubility increase with the increase in temperature, with the increase in temperature, टेम्परेचर बढ़ाएंगे solubility बढ़ेगा। बट इन सम केसेस लाइक एक्सोथर्मिक, जैसे NaCl है, मान लीजिए डिसॉल्व करा रहे हैं, या फिर KCl है, तो ये हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट एक्सोथर्मिक केस, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा, क्लियर है। तो इन दिस वे यहाँ पे जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3.H2O, इसका सॉल्युबिलिटी घटेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ आई थिंक इट्स ए क्लियर, ये समझ में आ गया। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है इन दोनों केस में, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड, देयर इज नो रोल ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यहाँ बहुत ही कम रोल है, टेम्परेचर है बट प्रेशर का रोल नहीं है। बिकॉज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है बट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। मीन्स द ड्यू टू प्रेशर देयर इज नो कंप्रेशन, कोई कंप्रेशन नहीं क्रिएट होता है। लिक्विड में कंप्रेस नहीं करेगा प्रेशर, प्रेशर के कारण कंप्रेशन नहीं होगा, सॉलिड में भी प्रेशर के कारण कंप्रेशन नहीं होगा। तो फॉर दिस रीज़न यहाँ प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं के बराबर होता है। प्रेशर का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा गैस में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो थर्ड केस में आते हैं, थर्ड नंबर। सो थर्ड पॉइंट सॉल्युबिलिटी, दैट इज थर्ड पॉइंट gas in liquid. So gas in liquid, again it depends upon the nature of gas as well as liquid solvent. जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे NH3 गैस, SO2, HCl, they are soluble,
हाईली सॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है, बिकॉज ये सब पोलर नेचर का होता है, पोलर कोवलेंट है, तो पोलर नेचर का है इसलिए ये हाईली सॉल्युबल है। सिमिलरली अगर हम बोले कि H2 या N2, ये सब जो होगा इस तरह का जो गैस होगा ये लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेचर पे गैस का नेचर, ये गैस है और ये गैस है, एक कम डिजॉल्व हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, तो गैस का नेचर पे भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगेन वी नो दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये प्रेशर का डायरेक्टली है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगा। हाई प्रेशर में जनरली गैस क्या होता है, डिजॉल्व होता है लिक्विड में, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस डिजॉल्व होता है, तो हाई प्रेशर के साथ बॉटलिंग करते हैं हम लोग, तो वो गैस क्या होता है उस कोल्ड ड्रिंक्स में डिजॉल्व रहता है। टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन्वर्सली, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट लो टेम्परेचर इज मोर, तो ये इन्वर्सली होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। सो इन दिस वे ये हमारा पूरा सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है, दैट इज गैस इन लिक्विड। सो इन केस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बेसिकली ये प्रेशर जो है गैस के केस में ज़्यादा रिलीवेंट होता है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। सो आगे प्रोसीड इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ, और उसको कैसे एक्सप्लेनेशन होता है, ये सब आप नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, कुछ समझ में आएगा इसको। सो आई जस्ट वांट टू से दैट कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड एनी यूजफुल कमेंट्स इफ़ यू वांट टू गिव मी, यू कैन मोस्ट वेलकम टू गिव योर कमेंट्स। तो ये कमेंट्स आप भेजिए, और आई थिंक जो भी प्रॉब्लम्स है, इवन एनी डाउट्स, यू कैन आस्क ऑल्सो। ओके देन, सी यू।